अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जॉब एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक आज का हमारा स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ स्टफिंग। ओके। अच्छा, अब ये जो नोट्स हैं ये अराउंड 86-87 पेजेस के हैं, पर इसमें से हमने सारा कुछ नहीं करना। इसमें से जस्ट जो हमने पढ़ना है, जो हमारे टॉपिक्स हैं, हम जस्ट उसको कंप्लीट करेंगे। तो वो जो मैं आपको ये भी नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी, लेकिन जो टॉपिक्स मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी आपने बस वही करने हैं, ठीक है? ओके। What is stuffing? Stuffing is the managerial function of recruitment, selection, training, developing, promotion, and compensation of personnel. Staffing may be defined as the process of hiring and developing the required personnel to fill in the various positions in the organization. It involves estimating the number of type of personnel required. It involves estimating the number and type of personnel required, recruiting and developing them, maintaining and improving their competence and performance. Staffing is the process of identifying, assessing, placing, developing, and evaluating individual to work. ठीक है। स्टाफिंग बेसिकली इस एक मैनेजरियल फंक्शन है जो एचआरएम जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की वो परफॉर्म करती है। इसमें क्या है, रिक्रूट करते हैं, फर्स्ट स्टेप रिक्रूट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं कि उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बाद कौन से लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं फॉर जॉब। देन फिर जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर ट्रेनिंग से उनकी डेवलपिंग होती है फर्दर कि उन्होंने क्या उनको ड्यूटीज़ देनी है, और फिर वो लोग जो पहले से जॉब में हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, और फिर देखना है कि प्रमोशन किसे कितना मिलना है, कंपनसेशन कितना मिलना है, बोनस किससे मिलना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है हायरिंग का और डेवलपिंग का, यानी कि न्यू लोग भी हायर हो रहे हैं और जो लोग पहले से हैं उनकी डेवलपमेंट के बाद कि उनको किस पोजीशन पे प्रमोट करना है या नहीं करना है, परफॉर्मेंस की सारी ओवरऑल चेकिंग भी जो है इसको हम स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, कि आप आइडेंटिफाई करते हो कम्पिटेंट पीपल को, असेस करते हो उनकी परफॉर्मेंस को, उनको प्लेस करते हो कि कौन कौन सी जगह पे कौन सी पोस्ट के लिए उनको सेलेक्ट करना है, फिर उनकी डेवलपमेंट इंडिविजुअल लेवल पर, और फिर उनको एवेल्यूएट करते हो। अकॉर्डिंग टू कुट्स एंड ओडोनल, the managerial function of staffing involves manoring the organization structure through proper and effective selection, appraisal, and development of personnel to fill the roles designed into the structure. Coates and O'Donnell ने डिफ़ाइन किया था कि एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप करता है। यानी क्योंकि आप देखो, अच्छी स्टाफिंग होगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रूम करेगी, अगर आपको कंपिटेंट लोग नहीं मिलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे नहीं जाएगी। तो वो इफ़ेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल और डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट करते हैं। स्टाफिंग इज़ डिफाइंड एज फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, कि नए लोग फिल करना और जो जगह हैं उनको फील्ड रखना, ताकि कोई भी ऐसी पोस्ट ना हो जो खाली रहे जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कोई नेगेटिव नुकसान हो। ठीक है, दिस इज़ डन बाय आइडेंटिफाइंग वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट। ये कैसे होता है कि ये एचआरएम जो है वो फाइंड आउट करती है कि हमें कितनी वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कितने लोग पहले से अवेलेबल हैं जिनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितनी रिक्रूटमेंट की कितनी ज़रूरत है, सिलेक्शन की कौन कौन सी जगह पे किस पोजीशन पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, प्रमोशन किसको देने की ज़रूरत है, और फर्दर करियर प्लान्स की एक प्लान किसके लिए ज़रूरी है, किसको कंपनसेट करना है, क्या देना है, कैसी ट्रेनिंग देनी है, ये सारा कुछ जो है, और कैसे टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करवाना है, ये सारा एचआरएम जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट एंड पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। डिफरेंट जॉब्स के लिए स्टाफिंग क्या काम करती है कि डिस्कवर करती है और कंपिटेंट लोगों को, ठीक है,
अब इसमें आ जाता है स्टाफिंग और क्या क्या करती है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, स्टाफिंग का मकसद होता है कि इम्प्रूव करना क्वांटिटी में भी, कि कितने मज़ीद लोगों की ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और क्वालिटी में भी, और कितने बेहतरीन लोगों की ज़रूरत है, ताकि सही इंसान को सही जॉब पे रखा जा सके जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर आगे ले जा सके। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। और स्टाफिंग के थ्रू, क्योंकि जब प्रॉपर एक प्रोसेस से हायरिंग होती है, प्रॉपर वे में रिक्रूटमेंट होती है, तो एम्प्लॉयज़ को भी जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, वो कंपटीशन भी करते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स हाई प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस बाय अपॉइंटिंग राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब आप राइट मैन को राइट जॉब के लिए हायर करोगे तो प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस होगी। इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पर्सोनल बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग के थ्रू आप ये भी चेक करते हो कौन सी जगह पे एम्प्लॉयज़ की एक्स्ट्रा अगर हो रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो कहाँ पे कम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो वर्कलोड बराबर करने की ज़रूरत है, ताकि ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज ना हो। ठीक है, इसके थ्रू बिजनेस में ग्रोथ होती है, डाइवर्सिफिकेशन आती है, प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस। फिर आपका जो बिज़नेस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सर्वाइवल डिपेंड करती है स्टाफिंग के ऊपर, क्योंकि स्टाफ जितने अच्छे से चलेगा उतने एम्प्लॉयज़ की जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी उतनी अच्छी ग्रोथ होगी आगे। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Recruiting involves attracting candidates to fill the position in the organization structure. Before recruiting, the requirement of positions must be cleared, identified. It makes easier to recruit the candidates from the outside. Enterprises with a favorable public image find it easier to attract qualified candidates. अच्छा, अब रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू आप कैंडिडेट्स को बाहर से अट्रैक्ट करते हो, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में की जो रिक्वायर्ड पोजीशंस हैं उनको फिल किया जा सके। रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि पहले एचआरएम जो मैनेजरियल फंक्शन है वो क्या परफॉर्म करती है, कि वो चेक करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन कोई जॉब ओपनिंग की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी है। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो है वो आसान होती है तब जब आप एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, आपको हर चीज़ क्लियर होती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी जो है वो अच्छी है, क्या कहते हैं, रेपो अच्छी होती है, वहाँ पे जैसे ही जॉब ओपन होती है बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आ जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, नेस्ले की जॉब ऑफ़र होती है, अगर WWF की होती है, यूनिवर्सिटीज़ जिनका नाम अच्छा है उनकी होती है, तो लोग कैंडिडेट्स खुद ही अट्रैक्ट होते हैं। मैकफेरियन ने डिफाइन किया था रिक्रूटमेंट को, द टर्म रिक्रूटमेंट अप्लाइज टू द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, जो बेहतरीन एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अट्रैक्ट करती है कंपनी की तरफ। फ्लिपो ने कहा था रिक्वायरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बेहतरीन एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाते हो। Thus, recruitment may be considered as a positive action as it involves attracting the people towards organization. ये एक पॉजिटिव एक्शन है क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा होता है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नीड ऑफ रिक्रूटमेंट, द नीड ऑफ रिक्रूटमेंट में अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग सिचुएशन। अब क्यों रिक्रूटमेंट की नीड क्यों आती है? जब वैकेंसीज़ खाली होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई ट्रांसफ़र करके चला गया तो वैकेंसी खाली होती है, प्रमोशन हो गई तो पीछे वाली सीट खाली होती है, कोई रिटायर हो गया तो सीट खाली होती है, खुदा न खास्ता डेथ हो गई किसी की या कोई डिसेबिलिटी हो गई तो सीट खाली होती है। फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, तो जैसे एक अगर लेट्स सपोज कहते हैं कि खाड़ी है, उसने एक और ब्रांच खोल ली, तो डेफिनेटली जब उसने एक एक्सपैंड किया अपने आप को तो उसे न्यू वैकेंसीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, मेथड्स एंड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप रिक्रूट करते हो और ऐसी कौन सी सोर्सेज हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू डन एंड स्टिफेंस, रिक्रूटमेंट मेथड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। डन एंड स्टिफेंस ने कहा था कि रिक्रूटमेंट 3 बेसिक कैटेगरीज होती है रिक्रूटमेंट की। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट मैथड, नंबर 2 इज़ इनडायरेक्ट मैथड, नंबर 3 इज़ थर्ड पार्टी मैथड। डायरेक्ट मैथड्स इंक्लूड
traveling visitors to educational and professional institution, um, employees contact with public and meant exhibits and waiting list. ठीक है. अच्छा, अब डायरेक्ट इन मेथड्स क्या होती है? डायरेक्ट मेथड्स होता है कि जैसे लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि जो रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक दूसरे से पूछ लेती हैं. अगर हम एजुकेशन सेक्टर की लेट्स सपोज बात करें तो उसमें क्या होता है? डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कह देते हो. जैसे पीयू में अगर कोई सीट है तो विजिटिंग की लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं तो पीयू जो है वो कह देता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कि अच्छा जी, अगर कोई है ऐसा आपका स्टूडेंट है या कोई कंपिटेंट बंदा है तो हमें बता दें, हम उसको रिक्रूट करें. या इसी तरह जिसको हम कहते हैं सोर्स के थ्रू. ठीक है. जैसे कोई कंपनी, बैंक है, बैंक में कोई जॉब निकली है तो भाई वो पूछ लेते हैं एक दूसरे, अच्छा आपकी नज़र में कोई है तो बता दें. दूसरा, अगर आपने देखा एक और डायरेक्ट मेथड होता है, कभी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप आगे करोगे या कभी सुना हो किसी से कि जब आप अप्लाई करते हो तो वो अगर नई भी सिलेक्शन होती है वो कह देते हैं अपनी सीवी ड्रॉप करके चले जाएं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करेंगे. तो वो जो सीवी वेटिंग लिस्ट में पड़ी होती है, that is a direct method. Indirect methods include advertising in newspaper, radio and trade, professional journal, technical journal, brochures, etc. इनडायरेक्ट मेथड क्या है? अखबारों में इश्तेहार देना, रेडियो पे बताना, जर्नल्स में देना, टीवी पे ब्रोशर्स बांटना. ठीक है कि हमें इसकी ज़रूरत है. सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे अब आप देखो आजकल बहुत सारी जॉब सोशल मीडिया के थ्रू फैलती हैं. सो डैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड. थर्ड पार्टी मेथड इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ कमर्शियल एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, प्लेसमेंट ऑफिसेज ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस, रिक्रूटिंग फर्म. थर्ड क्या होती है? थर्ड पार्टी मेथड ये होता है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, आपने ये देखा होगा जॉब एक्सपोज लगते हैं. ठीक है. तो ऐसे प्लेसमेंट ऑफिसेज हैं, आपने कभी देखा हो जैसे ये जो होते हैं ना, जो बाहर एडमिशन्स करवाने के लिए डिफरेंट लोग बैठे होते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा करियर काउंसलिंग वाले आप इनके पास चले जाओ, ये आपकी प्लेसमेंट करवा देंगे, बाहर एडमिशन करने में आपकी हेल्प करेंगे. तो इसी तरह की जो करियर काउंसलिंग की होती ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या डिफरेंट लोग होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं जो कि जॉब्स लगवाने में भी हेल्प आउट करती हैं और इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्टेक्ट होते हैं, वो थर्ड पार्टी होती है. ठीक है. फिर आते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब रिक्रूटमेंट की सोर्स क्या है? द वेरियस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मे बी क्लासिफाइड एज इंटरनल सोर्स और फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल सोर्स और रिक्रूटमेंट फ्रॉम द आउटसाइड. दो तरह की सोर्स होती हैं रिक्रूटमेंट की. एक होती है इंटरनल सोर्स, एक होती है एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या आप पूछ पाछ किए या किसी से कि अच्छा किसी की नज़र में है या कोई अंदर ही हो, तो आपको होता है कि अच्छा इसको इस पोस्ट पे कर देते हैं, वो इंटरनल है. एक्सटर्नल है कि आप प्रॉपर आउटसाइड से रिक्रूट करें. इंटरनल में आता है मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया गिव प्रेफरेंस टू पीपल विद इन द कंपनी बिकॉज द बेस्ट एम्प्लॉय कैन बी फाउंड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. अंडर दिस पॉलिसी इफ देयर इज एनी वैकेंसी द पर्सन्स ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अपॉइंटेड टू फिल इट. अच्छा, इंटरनल सोर्सेज क्या होती है? जैसे ये स्पेशली वो वाली पोस्ट को फिलअप करने के लिए होती हैं जो प्रमोशंस की या हाई लेवल की होती हैं. जैसे कि लेट्स सपोज एक बंदा है, वो इंटर्नी के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या विजिटिंग के तौर पे काम कर रहा है या और किसी वे में काम कर रहा है, तो आप देखते हो उसने परमानेंट की भी सीट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है या जो पोस्ट ओपन हुई है तो उस पर भी अप्लाई किया हुआ है. तो कंपनीज़ क्या करती हैं? वो देखती हैं उसका प्रोग्रेस देखती हैं. अगर वो अच्छा काम कर रहा है और उसका प्रोफाइल भी अच्छा है तो वो उसको उस पोस्ट पे हायर कर लेते हैं कि चलो इंटरनल है, हमारा काम ऑलरेडी समझा हुआ है इसने, तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं. एक्सटर्नल क्या होती है? इंटरनल सोर्स में नॉट ऑलवेज फुलफिल द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको कुछ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही होती तो आपको हायरिंग के लिए बाहर जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से करनी पड़ती है. वो क्या है कि आप आउटसाइड से वही एडवर्टाइज करके या इस तरीके से कर रहे होते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन सी हैं रिक्रूटमेंट की? इसमें एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ जाती है. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग वन सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट टू सेलेक्ट राइट एम्प्लॉयज़. For that organization receive direct applications from the candidate. The technical and clerical staff is appointed in this way. एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, वो
एक ऐसा पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम यही होता है कि राइट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ये एडवर्टाइज करती हैं और चेक करती हैं कि जो बेहतरीन कैंडिडेट है उसको फाइंड आउट करती हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट थ्रू दी जॉबर्स और इंटरमीडियरीज इन इंडिया, मोस्टली अनस्किल्ड और इलिटरेट वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू दिस मेथड। Under this system, the intermediary keeps a vital link between workers and employee. They are always willing to supply the रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा, अब ये जो रिक्रूटमेंट है जॉबर्स और इंटरमीडियरीज, ये वो है कि जैसे वही बात आ जाती है कि आप अपने अंदर के एम्प्लॉय से पूछ रहे हो कि यार आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जिसको आपको लगता है कि वो इस जॉब के लिए ठीक है, तो हमें बताना। या हम अगर इनडायरेक्ट वे में देखें, हम घरों में ये काम करते होते हैं कि हम एक दूसरे से पूछ रहे थे यार कोई काम वाली है नज़र में तो बताना, या कोई ड्राइवर है नज़र में तो बताना। सो ये क्या है, ये आपकी एक दूसरे से पूछ के रिक्रूटमेंट करना। Recruitment at the factory gate. Mostly unskilled workers are appointed through this method. Under this system, the large number of unemployed workers assemble at the factory gate for employment. The factory manager or labor superintendent or some other official may select the necessary workers. अच्छा, ये क्या होता है, इसमें ज़्यादातर अनस्किल्ड लोगों को सेलेक्ट किया जाता है कि ताकि ऐसे लोग जिनको ज़रूरत हो, और उनको ये ज़्यादातर लेबर लेवल पे रखा जाता है इन लोगों को कि अच्छा इनको काम सिखा दिया जाएगा और फिर इनकी भी मदद हो जाएगी और हमारा भी जो है वो काम हो जाएगा। रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ये वही है कि आप क्लरिकल स्टाफ का या मैनेजरियल पर्सोनल, इस तरह आप डेली न्यूज़पेपर में, इंटरनेट में, रेडियो में, डिफरेंट जगहों पे आप एडवर्टाइज़ कर देते हो। ठीक है। रिक्रूटमेंट थ्रू अच्छा, ये जो एजेंसीज़ थी ना जिनकी मैंने बात की थी जॉब्स, इसमें आपकी जो मेजर आ जाती है, आपने देखा हो Rosie.pk, और क्या है, एक और है Mustaqbil.com। ये वो एजेंसीज़ हैं जो इधर उधर जॉब लगवाती हैं। ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी हैं। रिक्रूटमेंट थ्रू दी रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, फिर ये वही आ जाती है कि आपसे एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उसका की अच्छी प्रोग्रेस है, आप उससे पूछते हो कि उसकी नज़र में कोई है जिसको आप रख लें। फिर रिक्रूटमेंट फ्रॉम कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये क्या आता है, इज़ अ मेथड यूज्ड इन सम एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल पर्सनल्स। ये वो है कि जो जॉब एक्सपोज लगती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, वहाँ के थ्रू सिलेक्शन की जाती है लोगों को। जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे इंजीनियरिंग में आप देखो तो नेस्पाक हो गई, फिर ये है डेस्कॉम है, फिर और बड़ी बड़ी जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो कि इस तरह रिक्रूट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके। फिर रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो वर्कर्स हु वांट हेल्प in finding job make their registration in the nearest employment office where details are recorded. Employment exchange are the special offices for bringing together। अच्छा, इस employment exchange से क्या होता है कि ये डिफरेंट, ये वही है कि आपने जाके अपने आप को रजिस्टर करवा दिया, आपने बता दिया कि अगर कोई जॉब आएगी तो मुझे बता दीजिएगा। तो ये इस तरह से होती है। अदर मेथड्स क्या हैं, बदली कंट्रोल सिस्टम और डी कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, मीन्स एफर्ट्स टेकन फॉर रेगुलाइजिंग द सिस्टम और रिक्रूटमेंट बाय मीन्स ऑफ controlling substitute of badli labor. Under this system, on the first day of each month, special badli cards are given to a selected number of persons who are advised to present themselves every morning at the factory when temporary vacancies are filled up from among them। अच्छा, ये वो होते हैं, ये ऐसी जॉब्स होती हैं, इसको कह लो आप काइंड ऑफ कि आपने एक स्पेयर में रखा होता है कि अगर कोई बंदा, आपने देखा होगा ये कुछ आजकल ये लेबर लेवल पे भी हो गया है। जैसे आपने देखिए आजकल कोई ऐप्स आई हुई हैं कि अगर आपको ड्राइवर चाहिए, आपका ड्राइवर चला गया, आप ऐप से बुला लें। काम वाली नहीं आ रही तो आप टेम्प्रेरी, आपके घर में कोई दावत हो गई है तो आप पर आवर के हिसाब से काम वाली को बुला लें या खाना पकाने वाली को। तो इस तरह से ऐसे ही होता है कि अगर कोई नहीं आ रहा तो उसकी जगह पे आप एक हफ्ते काम कर लो, ये वो वाला सिस्टम है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अंडर दिस मेथड कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइज लेबर्स टू द इंडस्ट्री एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। कॉन्ट्रैक्ट, ये वही बात होती है कि आपको कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये बदली वाला सिस्टम नहीं होता। बदली वाला तो ये होता है ना कि आप जब तक वो बंदा नहीं आ रहा उसकी जगह आप काम करोगे। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक आप काम करोगे। जैसे 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे गवर्नमेंट की भी जॉब्स 1-2 माह की इस तरह से निकलती होती हैं। ठीक है, आगे आ जाता है इसमें
ये हो गया। अच्छा, ये इन्होंने इसका टेबल बनाया हुआ है सारा कि किस तरह से आती हैं ये सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर आ जाता है सिलेक्शन। अच्छा, selection is the process of choosing the most suitable person for the current position or for future position from within the organization or from outside the organization. Selection होता है बेसिकली कि जो बेस्ट सूटेबल पर्सन है किसी करंट पोजीशन के लिए या आगे आने वाली पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एज मच एज फ़ायदा पहुंच सके. सिलेक्शन ऑफ मैनेजर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन द इंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग. ठीक है, कि आप जो मैनेजर की सिलेक्शन आप किस तरह से करते हो. प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या क्या होती है. लाइक सिलेक्शन मीन्स टू दी टेकिंग अप द डिफरेंट वर्कर्स बाय वेरियस एक्ट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन. अच्छा, अब आप देख फॉर्म्स इन्वाइटेड थ्रू डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो, आप जैसे क्राइटेरिया जो आपने सेट किया एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का, स्किल्स का, और फिर प्रमोशन के लिए भी सेम आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गए हैं, वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, ट्रेनिंग्स कितनी ली है, कितना ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाया है. तो ये इसके थ्रू आप एक सिलेक्शन करते हो. सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट बाय एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. दोज आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज आर नॉट. ठीक है, अब सिलेक्शन में क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडमिटेड और नॉन एडमिटेड होता है ना, कि इस बच्चे को एडमिशन देना है, ये मेरिट पे आ रहा है, इसको नहीं देना, ये नहीं आ रहा. तो सिलेक्शन में भी ऐसा होता है कि ये बंदा, इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ये मेरिट पे आ रहे हैं, ये वालों को निकाल देते हैं, ये हमारे मेरिट पे नहीं आ रहे. ठीक है, अब इसमें आ जाता है सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स इज रिगार्डेड एज पॉलिसी मैटर. एवरी एंटरप्राइज हैज़ इट्स ओन पॉलिसी फॉर रिक्रूटमेंट. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पैटर्न होता है रिक्रूटमेंट का. रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन. आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन हैव टू बी स्क्रीनड. इन दिस प्रोसेस द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट विदाउट द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन आर रिजेक्टेड. अब पहले आप रिसीव करते हो, आप जॉब ओपनिंग करते हो, फिर आप कहते हो कि एप्लीकेशंस आते हैं, आप एक डेडलाइन देते हो. उस डेडलाइन के बाद आप रिसीव करना छोड़ देते हो. फिर जितनी एप्लीकेशंस आती है उसमें से आप स्क्रीनिंग करते हो कि ये हमारी एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं, ये हमारी एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहे. ठीक है, सेंडिंग द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म. आफ्टर प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, फिर जिन लोगों को आपको लगता है कि ये इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, आप उन कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाते हो. ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स को एक फॉर्म दिया जाता है. इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट. अब उसमें क्या करते हो आप, उसमें आप उनसे उनका नेम और एड्रेस लेते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और वो कौन सी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछते हो. लेकिन ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. कुछ लोग ऐसे मांगेंगे, कुछ आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू कॉल करेंगे, कुछ कहेंगे कि आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, इस तरह की चीज़. ठीक है, फिर प्राइमरीली इंटरव्यू होता है. अब इंटरव्यू डिसाइड करता है कि एप्लीकेंट जो है वो जॉब के लिए फ़िट है या नहीं है. अब देखो, क्वालिफ़िकेशन तो आपकी हो गई, अब चाहे आप बहुत पढ़े लिखे भी हो गए, आपका एक्सपीरियंस भी देख लिया, आपके पास स्किल भी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बहुत अच्छा उनका सीवी होता है, बट वो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, या वो एटीट्यूड जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है, या जिस तरह की ड्रेसिंग, अपीयरेंस, पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है, वो उनमें नहीं होती. ठीक है, फिर थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट में भी अंडरटेकन टेस्ट आर कंडक्टेड. अब वही चीज़ जो मैंने आपके कहा कि टेस्ट होता है, जैसे हम अगर हम बात करें या लेक्चरशिप में आपके टेस्ट होता है, इंटरव्यू अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं तो टेस्ट होता है. फिर अगर टेस्ट में जो लोग क्लियर करते हैं वो आगे जाते हैं, जो नहीं क्लियर करते हैं वो नहीं जाते. तो टेस्ट से आपका पर्सनल बिहेवियर पता चलता है कि आप कितने एफिशिएंट हो, इंटरेस्ट क्या है. अब इसमें आ जाते हैं कुछ टाइप्स के टेस्ट जो कि ओवरऑल ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग करते होते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए. अचीवमेंट टेस्ट होता है. ठीक है, कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपसे पूछा जाएगा. आप कितने लेवल पे आपने प्रेजेंट किया हुआ है, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या है. एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. ट्रेड टेस्ट, ये ट्रेडिंग में होगा. इंटरेस्ट टेस्ट हो सकता है. इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जैसे हम कहते हैं ये जो आर्मी में हो गया, या इस तरह की जो जॉब्स होती हैं. फिटनेस टेस्ट होता है. फिजिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है. ठीक है, मेडिकल टेस्ट होता है. चेकिंग रेफरेंसेस ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री. अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि हमसे जब जॉब्स में लोग सीवी मांगते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे उन्होंने लिखा होता है कि
टू रेफरेंस नंबर, रेफरेंस वालों का नाम दें, या फिर आप कोई उनका कॉन्टेक्ट शेयर करें। तो उसमें अक्सर लोग, एक मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में होती है, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि रेफरेंस मांग रहे हैं, इसका मतलब सिफारिश वाला रेफरेंस मांग रहे हैं कि कोई बड़ी तगड़ी सिफारिश अगर आप लेकर आओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप किसी का रेफरेंस दो। रेफरेंस वो नहीं होता, ये रेफरेंस आपकी हिस्ट्री पूछने के लिए मांगा जा रहा होता है कि आप, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन तो आपको नहीं जानती ना। अगर आप टोटली आउटसाइडर हो तो ऑर्गेनाइजेशन ने तो चेक करना है ना कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप एक सही के इंसान हो या नहीं हो, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री पता करने के लिए वो रेफरेंस लेते हैं। फिर इंटरव्यूइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इन इंटरव्यू द इंटीमेशन गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ चेक्ड, कि आपने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सही हैं या झूठ बोला है, वो पता चलता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू हेल्प इन फाइंडिंग आउट फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल अलर्टनेस, इससे पता चलती है कि आप बज़ाहिर दिखने में कैसे हो, मेंटली आप नॉर्मल हो या नहीं हो, कितने हाजिर जवाब हो, आप सच में क्वालिफाइड हो या नहीं, आप में वो स्किल्स हैं या नहीं हैं। अब इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है जो आपको बुला के फेस टू फेस होगा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू होगा कि किसी और के थ्रू आपसे पता, आपके बारे में पता करवाया जाएगा, एक पैटर्न इंटरव्यू होगा, स्ट्रेस इंटरव्यू, वही आपका मेंटल पूछा जाएगा, इन डेप्थ इंटरव्यू जिसमें आपसे हर तरह की बात, आपसे डीप डाउन आपके बारे में पता किया जाएगा। पैनल इंटरव्यूज़ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, जहाँ 8-10 लोग बैठ के पूछते हैं, और फिर डिफरेंट पैनलिस्ट में से जितने पैनलिस्ट आपको वोट करेंगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है, मेजॉरिटी अगर करेगी तो सिलेक्शन होगी, मेजॉरिटी नहीं करेगी तो सिलेक्शन नहीं होगी। पैनल की तरह ही ग्रुप इंटरव्यू होता है। Final selection on the basis of result of previous interview, the candidate is informed whether he is selected for the post or not. अच्छा, फाइनल सिलेक्शन क्या होती है कि जब आपकी सीवी देख के, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके टेस्ट, आपकी इंटरव्यू, ओवरऑल सारी चीज़ें देखने के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है, यूनिवर्सिटी की जॉब है, किसी की भी जॉब है, वो आपको बताती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है कि नहीं हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और ये आप लोगों को ये एक्सप्लेन करते हुए मुझे मेरा सारा सिलेक्शन लेवल, सारी जिस इस थ्रू प्रोसेस से मैं जिस तरह गुजरी, मुझे वो याद आ गया। सो ये बड़ा मज़े का और बड़ा लर्निंग वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वैसे हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम इससे पढ़ेंगे या किसी और नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज का हमारा जो एक स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट का जो टॉपिक था ना, सिलेक्शन का, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप शेयर करो, और उसके अलावा आप अपनी एग्जांपल शेयर करो, आपसे किसी ने शेयर किया हो सिलेक्शन का प्रोसेस, या आप किसी इंटरव्यू से या इस तरह किसी जॉब के सिलेक्शन से गुजरे हो, तो आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।